देखिए, यहाँ हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नया चैप्टर है। रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में छोटी छोटी सी बातें हम लोगों की होंगी। तो आपने इससे पहले वाले जो वीडियोस थी उसमें आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने काम किया था और बात करी थी कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बातें चल रही थी। अब बात करेंगे हम लोग रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू हम एनर्जी बनाते हैं बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और उसमें हम ऑक्सीजन का यूज भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन का यूज नहीं भी कर सकते हैं। इसी बेसिस पे हमारी दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन में बेसिकली दो स्टेप आते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, हमने आपको रेस्पिरेशन जो पढ़ाया था, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक भी है। नहीं, वो तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक बात की बात। रेस्पिरेशन जब एनिमल्स में पढ़ाया था तो हमने बताया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग, ठीक है, और इंटरनल मसल यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब हुआ किसी सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो। अब क्वेश्चन एक आता है, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? हाँ। तो आपको ये बात बिल्कुल पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो आपका वो है गैसियस एक्सचेंज हो ही रहा है। तो जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट जो है वो क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। अब प्लांट जो ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या है, अब प्लांट अगर ब्रीथ कर रहे हैं तो आप समझिए जरा प्लांट को कि ये एक प्लांट है, इसकी ये रूट्स हैं ये जमीन के अंदर और यहां से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। ये पूरा एक प्लांट है। इस प्लांट में जो पत्तियां हैं, लीव्स में कैसे ब्रीदिंग चल रही है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे चल रहा है, थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टेम में छोटे छोटे छेद होते हैं, बार्क में एपिडर्मिस जो होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस की सेल्स फट जाती हैं, हाँ। छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं लेंटिकल्स, हाँ, लेंटी सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेंटी सेल्स हैं, क्लियर है। और रूट्स जो होती हैं यहां पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। एक सा वो भी तो टर्म है कि रूट हेयर्स को कुछ और बोलते हैं और स्टेम हेयर्स को कुछ और बोलते हैं। स्टेम हेयर को ट्राइकोन कहते हैं, हाँ, ठीक है। रूट हेयर ही होते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैस, लेंटिकल्स के थ्रू या लेंटिसेल्स के थ्रू स्टेम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो आपकी रूट्स हैं उनमें डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब हम लोगों की तरह इतना ज्यादा एडवांस क्यों नहीं है इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम एडवांस है कि हम सांस लेते हैं तो लंग्स तक जाती है, फिर लंग्स से एक्सचेंज होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचती है। इनमें कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो इनकी हर एक सेल पर्टिकुलरली अपना अपना इंडिविजुअल करती है एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लियर है। कोई इनका जैसे आपके इंसेक्ट्स होते हैं उसमें ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं, सीधा है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्ट हर एक ऑर्गन कर लेगा। छोटा सा प्लांट भी तो हम लोगों के जितना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसलिए ये आसानी से कर लेगा। तो ये तो हो गई बात एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, मेरी बात समझ में आई, यानी प्लांट का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इस तरीके से हो रहा है। अब आते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है, पूरा क्लास इसी पे ही चलेगा। इंटरनल रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ठीक है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो कैसे होता है, कहां होता है। आपकी एक सेल थी, इस सेल में रेस्पिरेशन होना था, इस सेल में जो रेस्पिरेशन होना था, ये प्लांट सेल, कोई भी एक प्लांट सेल, इस प्लांट सेल में आसपास जितना भी लिक्विड मटेरियल होगा उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और प्लांट सेल के जो लिक्विड मटेरियल है, जैसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, जो कि आपका बना था फोटोसिंथेसिस में,
ठीक है, ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाता है, यानी एक स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा स्टेप हो गया, और ग्लूकोज टूटते हुए बन जाता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ये ग्लूकोज। ठीक, अब यहां से ही आगे की बात डिसाइड होती है। अगर इस सेल के आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुविक एसिड पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड स्टेप बाय स्टेप टूटेगा और टूट के अपने एटीपी एंड प्रोडक्ट्स बनाएगा। यस, एटीपी बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये जो पायरुविक एसिड अंदर जाएगा ये सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिट्रिक एसिड में, क्योंकि ये एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले क्या बनाएगा? एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा। ठीक है, और फिर ये एसिटाइल को एंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में जुड़ेगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, बताया भी था। उसके साथ में जुड़ के ये क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एक्वालिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, और ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। ये पूरा जो साइकिल चलेगा, इस साइकिल कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। इसे क्या बोल देंगे? क्रेब्स साइकिल। ये कब की बात है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन। यानी कि आपने कहा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अंदर पहुंचा, और पहुंच के ये एक पूरा साइकिल चला रहा है, जिसे क्रेब्स साइकिल कह रहे हैं। और इस साइकिल में बीच बीच में निकल रहे हैं हमारे एटीपी, एफएडीएच, एटीपी, एनएडीएच प्लस पी, एनएडीएच, सॉरी एनएडीएच, एटीपी हो गया, एनएडीएच हो गया, और साथ ही साथ एफएडीएच, एफएच। क्लियर? तो ये हमारी चीजें यहां बन गई। ये जो आपका एटीपी, ये तो आपको डायरेक्ट एनर्जी दे रहा है, लेकिन एनएडीएच और एफएडीएच ये एनर्जी नहीं दे पा रहा है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स हैं जो ये अपना हाइड्रोजन उनको देगा, और यहाँ हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आगे बढ़ाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। इनर मेम्ब्रेन पे क्या चल रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो इसके माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी है, ये क्या है? क्रिस्टी है। इससे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा तो हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ लीक करेंगे, और यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी फाइनलाइज आपको एटीपी मिल जाएगा, चाहे एनएडीएच हो, चाहे एफएडी हो, चाहे कुछ हो, वो एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी। ये पूरा स्टेप क्या कहला रहा है? रेस्पिरेशन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लेकिन अभी समस्या ये है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तब क्या होगा? तब ये देखना पड़ेगा कि अगर ये मसल सेल है तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। यस, तो यही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्म में, और ये लैक्टिक एसिड आपके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपको दर्द देगा। और अगर ये ईस्ट सेल है, शायद अल्कोहल बना देगा। यस, ईस्ट सेल अगर होगी तो ये इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात इतनी क्लियर हो गई आपको या नहीं? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो स्टेप बाय स्टेप बन रहा है, ये 10 स्टेप की रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन है, और 10 स्टेप की रिएक्शन जो है इसको हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस, या इसी को EMP पाथवे कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे भी कहते हैं, इम्बेडेड मेयर-हॉफ-पॉन्ट्स पाथवे। अभी सारी बातें हम लोग करेंगे, एक एक बात के ऊपर लंबी चर्चा होगी, लेकिन आपको पहले बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आपने कहा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, कौन से स्टेप में बन रहा है? इस
10 स्टेप में बन रहा है, और इन 10 स्टेप की टोटल रिएक्शन को हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे कह रहे हैं। ये कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, क्योंकि इसके आसपास जितना भी लिक्विड मटेरियल है वो सब साइटोप्लाज्म में, और ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। मेरी बात इतनी समझ में आई? अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ये मसल सेल होती तो लैक्टिक एसिड बनता, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मसल सेल तो होगी नहीं, लेकिन अगर होती तो, और अगर ये यहाँ पे हो रही है ईस्ट सेल, तो ये आपका ये बन रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिस तरीके का रेस्पिरेशन हो रहा है उसे कह देते हैं हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें हो तो बताते रहिएगा। यानी रेस्पिरेशन दो तरीके का हो गया, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एक हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे कह देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। अब रेस्पिरेशन में आपने देखा कि ये एक बेसिक स्टेप होता है। अब अगर इसकी हम जैसे फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक रिएक्शन बताएं तो CO6CO2 plus 12H2O 6O2 gives C6H12O6 6H2O plus 6O2। यही होता है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है ना, फोटोसिंथेसिस। अब अगर आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखें तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बताइए? रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज जो बना था C6H12O6, इसे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कराया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 6H2O में और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। साथ ही साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये किस फॉर्म में निकलेगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कितने एटीपी होंगे? 38 एटीपी होते हैं। इन जनरल 38 हम मानते हैं, आप 38 ही मानिएगा, लेकिन 36 भी हो सकते हैं। अभी हम वो प्रोसेस बताएंगे कैसे। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे आपने कहा कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में मिला रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ में मिला के हम ये बना रहे हैं। तो मोटा मोटा तो ये एक प्रोसेस लग रहा है कि ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। लेकिन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों काम होते हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, रिडक्शन हो ही रहा है, और टूट रही है चीजें। तो आपने कहा कि ग्लूकोज टूट रहा है और छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है, इसे कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, यहां बीच से कुछ ऐसे स्टेप अभी हम आगे बताने जा रहे हैं, बीच से कुछ चीजें उठेगी और वापस से नए कंपाउंड बन जाएंगे। तो एनाबॉलिज्म भी हो रही है, यानी कैटाबॉलिक के साथ में ही यहाँ पे एनाबॉलिक प्रोसेस भी होंगे। यानी कि रेस्पिरेशन कैसा है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस रेस्पिरेशन में चल सकते हैं, और ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों होते हैं ऐसे प्रोसेस कहते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या कहते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? एक एम्फीबॉलिक पाथवे हो गया। हमें इतनी बातें समझ में आ गई है ना? चलिए आते हैं अब आगे। रेस्पिरेशन में इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो अब हम लोग रेस्पिरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, रेस्पिरेशन की शुरुआत करने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ी कि आपने कहा ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन में, सिंपल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो रही है और इधर आपको एनर्जी मिल रही है। यही तो काम आप कंबशन में भी करते हो। जब हम चीजों को जलाते हैं, कागज जला दिया, ठीक है, लकड़ी जला दी, कोयला जला दिया, कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको आपने, या हाइड्रोकार्बन्स थे उनको आपने क्या करा? बर्न किया, और बर्न करने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो भी हो रहा है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब से हम बर्न कर रहे हैं तो उससे भी तो आपको एनर्जी मिल रही है। बट उसमें ये शायद इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, और हाँ। जो आपका मटेरियल होता है वो इनकम्प्लीट कंबस्ट होता है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी कि अब हम अगर कंपेयर करें किसको? रेस्पिरेशन को कंबशन। हाँ, कंबशन के साथ में,
तो हम इतना लंबा यहाँ लिखेंगे नहीं, मेरे पास लिखा लिखाया मौजूद है, एक टेबल आप देख लीजिए, ठीक है। इस टेबल के थ्रू ही हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ आपको टेबल मिल गई, और इस टेबल पे अगर आप गौर से देखें तो आप क्या देख रहे हैं, इधर रेस्पिरेशन है और इधर कंबशन है, यानी बर्निंग है। रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड लिविंग सेल, आपको पता है रेस्पिरेशन कहाँ होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है, और कंबशन कहाँ होगा, किसी लिविंग सेल के बाहर ही तो होगा, आउटसाइड होगा ना। तो इधर क्या है, अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी एंजाइमेटिक रिएक्शंस उसमें चलेंगी। यहाँ कोई भी बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं है इसका, ठीक है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और कंबशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्लियर है। एनर्जी जो है वो रिलीज होती है स्टेजेस में, स्टेप बाय स्टेप, और इसमें एक साथ सारी एनर्जी निकल जाती है, एक ही स्टेप में सारी एनर्जी निकल के आ जाती है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे सिंगल स्टेप में, वहां कई स्टेप में होगा। यहां पे लेस देन 50% एनर्जी लिबरेट होती है एज हीट, यानी कि अब आपके अंदर भी हीट जनरेट होती है, आपके अंदर भी गर्मी आती है जब रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये 50% एनर्जी ही से आपको गर्मी लगेगी, जबकि यहाँ पूरी की पूरी में ज्यादातर एनर्जी हीट की फॉर्म में होगी, ठीक है। लाइट यहाँ पे लिबरेट होगी बहुत ही कम, जैसे आपने जुगनू देखा तो उसमें रेस्पिरेशन के टाइम पे लाइट जो है वो इमिट होती है। गायनोलॉग की बात करी थी आपने, वहां भी लाइट लिबरेट होती है, बायोल्यूमिनेसेंस जब हो रहा है उसमें भी रेस्पिरेशन का पार्टिसिपेशन है। लाइट यहाँ प्रोड्यूस होगी जब भी कंबशन होगा लाइट प्रोड्यूस होगी। यहाँ जरूरी नहीं है, आप लोग भी तो रेस्पिरेशन कर रहे हो, क्या आपके अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है ना। यहाँ टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू राइज, यहाँ पे हमारे जो पायरोजन्स हैं वो उस तरीके से एक्टिवेट नहीं होते हैं, पायरोजन्स ही होते हैं जिसकी वजह से हमें टेम्परेचर बढ़ता है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ ज्यादातर एनर्जी किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में बनेगी, यहाँ एटीपी तो बनते ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन अकर एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जिसे हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन डायरेक्टली हो रहा है। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स यहाँ बनेंगे, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ कोई एंजाइम रिक्वायर नहीं होता है। तो ये रेस्पिरेशन और कंबशन का एक सिनेरियो है, आप कंपेयर देख सकते हो इन दोनों का, ठीक है। आगे बढ़े, चल अब रेस्पिरेशन के लिए हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या क्या यूज हो सकते हैं। जैसे हम आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे कि हमने कहा आपसे कि आप भूखे हो, फास्टिंग पे हो आप, ठीक है। और फास्टिंग कौन सी, मुस्लिम वाली फास्टिंग है, हिंदूज वाली फास्टिंग नहीं है जिसमें आप खा पी रहे हो, आप पूरी तरह से फास्टिंग पे हो, ठीक है। आप कुछ भी खा नहीं रहे हो, कुछ भी पानी नहीं पी रहे हो, तब क्या होगा, तब कंडीशन ये आती है कि शुरुआत में आपकी बॉडी जो है वो धीरे 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 लो पड़ना शुरू होती है, वीक होना शुरू होती है। लेकिन आप चलते फिरते रहते हो, जिंदा रहते हो, मरते नहीं हो, पूरे दिन भी आप जिंदा रहते हो, 2 दिन भी खाना नहीं खाओगे तो भी आप जिंदा रहोगे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले आपकी बॉडी के अंदर जितना भी कार्ब्स है यानी कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो जितना भी ग्लाइकोजन है बॉडी के अंदर, कुछ मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और कुछ आपके लिवर में होता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है, कार्ब्स है, ये कार्बोहाइड्रेट पहले बर्न होते हैं पूरी बॉडी से, उनको यूज कर करके उनसे एनर्जी बना ली जाती है। यहाँ भी है, इससे भी एनर्जी लो, इससे भी एनर्जी लो, सबसे एनर्जी बना दी जाती है। उसके बाद अगला स्टेप आता है फैट्स का। जो आपका फैट है, आपकी बॉडी में जो चर्बी जमा है, उस फैट को धीरे 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 डिग्रेड करते हैं, और फैट के ही ऑक्सीडेशन से, बीटा ऑक्सीडेशन से या ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, इसका फैट का 3 तरीके का, अल्फा बीटा ओमेगा 3 तरीके से ऑक्सीडेशन होता है फैट का, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो फैट का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे पानी भी निकल रहा है। आप लोगों के अंदर जो पानी की कमी पूरी होती है, फास्टिंग के बाद भी आपको लार बनती रह रही है, वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो फैट के बर्निंग से हो रहा है। फैट का जो फैट्स में शायद ऑयल, जितनी बॉडी में आपके ऑयल्स होते हैं वो भी, हाँ वो सब तो फैट ही है। उसके बाद क्या हुआ, प्रोटीन, अब फिर लास्टली प्रोटीन डिग्रेड होगा, यानी कि आपकी बॉडी में सबसे लास्ट में प्रोटीन डिग्रेड होना शुरू करता है, टूटता है, ठीक है, जिसे कीटोसिस कहते हैं। यही आपका स्टेप है कीटोसिस वाला। तो आपकी बॉडी में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कार्ब्स टूटेंगे, फिर फैट टूटेगा, फिर प्रोटीन टूटेगा, और इन सबके टूटने से हो क्या रहा है, हमें एनर्जी मिल रही है। उस एनर्जी का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, 2 जगह कर रहे हैं, एक तो बॉडी के मेंटेनेंस में जा रहा है और दूसरे बॉडी के सर्वाइवल में जा रहा है। क्लियर है। तो बॉडी को मेंटेन करेंगे और बॉडी के सर्वाइवल में इसका यूज करते हैं। किसका हम लोग यूज कर रहे हैं, एनर्जी का। क्लियर है।
ये पूरा स्टेप कहला रहा है रेस्पिरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बात कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेशन के जो ये शुरुआत हुई थी, यानी जो सबस्ट्रेट थे उनकी बात करेंगे। तो सबस्ट्रेट जो है उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इज फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च वगैरह है, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में है, ये सब ग्लूकोज ही टूटेगा शुरुआत में। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट 3 तरीके के हो गए। हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के हो गए। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये 3 तरीके के हो गए। एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, दूसरे हो गए फैट, और तीसरे हो गए प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट के टूटने से रेस्पिरेशन चल रहा है तब इसे कहेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ, इसे क्या कहेंगे हम? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर प्रोटीन्स के टूटने से रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसे कहेंगे हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन 2 तरीके का हो गया, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। किसके बेसिस पे? सबस्ट्रेट के बेसिस पे। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हो रहा है तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे रेस्पिरेशन 2 तरीके के यहां और 2 तरीके के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में हो गए। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक। अब हम लोग रेस्पिरेशन की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, कि रेस्पिरेशन की शुरुआत कहां से होगी। पहली शुरुआत में हमने आपको बताया कि सबसे पहले, अच्छा एक पॉइंट और थोड़ा सा देखिएगा, एक पॉइंट जो हम और दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो या आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, एरोबिक की या एनारोबिक की, चाहे जो बात करो, आपको ग्लूकोज को पायरुविक एसिड या पायरुवेट, इसे कहीं कहीं पायरुवेट भी आपको तोड़ना ही पड़ेगा। यानी पहला स्टेप जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं, ये कॉमन स्टेप है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। मेरी बात क्लियर हो गई? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन स्टेप कौन सा है? ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस, ये एक कॉमन स्टेप है। तो अब इसमें अगर ये कहा जाए ये कॉमन है, ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि फिर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी बन रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी बन रही है, क्योंकि अभी हमने आपको एनर्जी, यस, अभी हमने आपको बताया एटीपी होते हैं 38। अब हम छोटी सी बात कर रहे हैं, जब आप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना रहे हो, ये 10 स्टेप की जो रिएक्शन आप चला रहे हो, 10 स्टेप रिएक्शन, इसमें 4 एटीपी तो बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, तो 2 एटीपी नेट में आपके बने। नेट में कितने हो गए? नेट में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है जी। समझ में आई बात या नहीं जी? इस पॉइंट को हम समझ गए। इसके साथ ही साथ इनमें 2 NADH2 ये बनता है, 2 बनते हैं। ये जो 2 NADH2 है ये पहुंचते कहां हैं? ये पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये NADH2 पहुंचेंगे तो क्या बनाएंगे? ये बना देते हैं 6 ATP, 6 ATP बना देते हैं। एक NADH, यानी एक NADH से आपके 3 ATP बनते हैं। क्लियर है? कब? जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे। इसका मतलब है कि ये यहां बनेंगे और जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, वो अलग की बात है। मेरी बात इतनी समझ में आई हो तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और जैसा इसमें एनारोबिक में तो सब होती नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, अब बात करते हैं, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ये NADH2 ATP में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का नेट फायदा होगा। यानी कि अगर हम कहें रेस्पिरेशन एनारोबिक है
तो इसमें कितने एटीपी बन रहे हैं? तो 2 एटीपी बनते हैं। रेस्पिरेशन एरोबिक है तो कितने एटीपी बन रहे हैं? 38 एटीपी बन रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ठीक, पूरी रिएक्शन में एनारोबिक रेस्पिरेशन की पूरी रिएक्शन में सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे और एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 38 बनेंगे। कहीं कहीं पे 36 भी होगा, वो हम अभी कंफ्यूजन दूर करेंगे 36 38 का। पहले हम अब शुरू कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस की जो 10 स्टेप हैं उनको देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप हैं ये कहां से शुरू हो रहे हैं? ग्लूकोज से शुरू हो रहा है। और इसे हमने ग्लाइकोलिसिस को क्या कहा है? EMP पाथवे कहा है ना जी, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और टॉर्न्स। अभी हम इनके नाम हम सब हम लिख के आपको दिखा देंगे, दिखा देंगे। ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है? इन साइटोप्लाज्म। ये पॉइंट पकड़िएगा, जो जो पॉइंट है हम यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताते चले जा रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से शुरू हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, EMP पाथवे कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर अभी तो आप कह रहे थे कि हम प्रोटीन को भी यूज कर सकते हैं, फैट को भी यूज कर सकते हैं, कार्ब्स को भी यूज कर सकते हैं। अब आप कह रहे हो कि रेस्पिरेशन यहीं से शुरू हो रहा है। ये कैसी बात हो गई कि साहब ग्लूकोज से ही शुरू हो रहा है? तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो रेस्पिरेशन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने कहा स्टार्च है, कि सर स्टार्च जो है प्लांट्स का तो रिजर्व फूड स्टार्च होता है, फिर ये ग्लूकोज से आप रेस्पिरेशन शुरू कर रहे हैं तो स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। फिर आप कहते हो कि सर हमारे अंदर स्टार्च तो होता नहीं, हमारे अंदर तो होता है ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का क्या करें? तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इसके बाद आप कहते हो कि जब साहब हम फैटी एसिड की बात करते हैं तो वहां पे जब हम ऑयल्स या फैट्स की बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब सर इनका क्या होगा? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी इसके अंदर कुछ स्टेप पे जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी बीच में कहीं पे ये इसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, अब आपने कहा साहब मेरे पास तो प्रोटीन्स था, आप तो कह रहे थे प्रोटीन भी टूट सकता है। जब प्रोटीन टूटता है तो पहले वो किसमें टूटेगा? अमाइनो एसिड में, और ये अमाइनो एसिड पहुंच जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए के पास में, ये वहां जाके इसे ज्वाइन कर लेगा। यानी कि रिएक्शन एक चलती रहेगी। अगर प्रोटीन है तो वो उस टूट के बीच में जाके उसे ज्वाइन कर लेगा, फैट होगा तो बीच में जाके ज्वाइन कर लेगा, ग्लाइकोजन तो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा फिर रिएक्शन चलाएगा, स्टार्च से पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर रिएक्शन चलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो सबसे पहले जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस कितने स्टेप रिएक्शन है? ये 10 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक, सबसे पहले ग्लूकोज होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज को सबसे पहले इसमें एक एटीपी देंगे और ये बदल जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, स्टेप समझिएगा पहले फिर हम बता देंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है इसको फिर एक आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू आइसोमर में बदलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर से एक एटीपी देते हैं, फिर एक एटीपी देते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बिस या बाई फॉस्फेट में। ठीक है, फिर ये स्प्लिट हो जाता है, ये 2 पार्ट में टूट जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ट्रायोफॉस्फेट, PGAL। ठीक है, और यहां बनता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसे ट्रायोस फॉस्फेट के नाम से भी लिखा हुआ है, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। अब क्या होता है, ये इसमें कन्वर्ट भी हो सकता है क्योंकि यहां से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ठीक, ये रिएक्शन इसके आगे बढ़ती है। अब जरा समझिएगा, फिर PGAL वाला शायद से नहीं है, क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। हाँ, नहीं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है क्या? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हाँ, तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही है। ठीक। ठीक है, अब क्या होता है, रिएक्शन इसके आगे बढ़ती है और यहां से 1,3 बाई, यही तो है, हाँ, बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है,
C3 वाली पूरी साइकिल। यस, ग्लिसरिक एसिड। इसीलिए तो C3 की जो हमने C3 में 3 स्टेप थे C3 के, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। रिडक्शन को हमने ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कहा था। उल्टा चल रहा है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल, ठीक है, रिवर्स मार देंगे। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बन जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और फिर आ जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फिर पायरुविक एसिड, और फिर आ जाता है पाइरुविक एसिड। में ADP लगा के। समझ में आ गई बात या नहीं? जी सर। ठीक, बोलो कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब हम लोग इसी की बात करेंगे पाइरुविक एसिड, या इसे पाइरुवेट भी कह देते हैं। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई? स्टेप जरा देखिए, ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा स्टेप, ये हो गया चौथा स्टेप, जो स्प्लिटिंग हुई, ये आपका चौथा स्टेप हो गया, ये हो गया पांचवा, और यहीं पे हो जाता है छठा स्टेप। अभी बताएंगे पांचवा छठा क्यों है। यहाँ पे जाता है सातवां स्टेप, ठीक है, यहाँ हो जाता है आठवां स्टेप, यहाँ हो जाता है आपका 9वां स्टेप, और ये हो जाता है आपका 10वां स्टेप। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है, 10 स्टेप की ये एक छोटी सी रिएक्शन है। रिएक्शन पहले याद कर लीजिए, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। तो आपको यहां कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा लर्न करना है, मेरे साथ में बोलेंगे और ये याद करेंगे आप, वरना फिर दिक्कत में फंस जाएंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, सबसे पहले आपने कहा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट दो पार्ट में टूटा, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फिर पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं। यहाँ 2PG हो गया, यहाँ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हो गया, और फिर पाइरुविक एसिड हो गया, है ना जी। पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड ऐसे लिख देगा PA, पाइरुविक एसिड। ठीक है, ये स्टेप हमारी हो गई, 10 स्टेप। आइए इनको जरा देखते हैं। अब एक एक करके हर एक लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग एक एक करके इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ढेर सारा। आइए, विद रिएक्शन विद एंजाइम सारी बातें करेंगे यहां पे। ठीक है, चल शुरू करें। देख, आपने कहा जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, तो देखिए एक 6 नंबर पे फॉस्फेट लग रहा है। फॉस्फेट ग्रुप आया कहां से था? फॉस्फेट ग्रुप आया है ATP से, तो ATP यहां टूटता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और एक फॉस्फेट इसको दे देता है। किसके एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में हो रहा है। से डाइफॉस्फेट बन जाता है। आप देखिए ATP से ADP और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और जब भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। ये समझ में आ रही है बात? यस। अब आइसोमरेज एंजाइम ने इसे फ्रक्टोज में बदल दिया, फ्रक्टोज को फिर चाहिए 1,6 बाइफॉस्फेट, तो फिर ATP एक चाहिए होगा जो एक नंबर पे फॉस्फेट को जोड़ेगा, और काइनेज एंजाइम आएगा फिर से। काइनेज एंजाइम का काम ही है ATP को जोड़ना और निकालना, यही काम ही है। तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आ गया, इसने इसमें ये जोड़ दिया। तो एंजाइम भी याद रखिएगा, कभी कभी एंजाइम भी पूछे जाते हैं। हेक्सोकाइनेज क्या कर रहा है? देखिए, काइनेज एंजाइम ATP जोड़ सकता है, फॉस्फेट जोड़ भी सकता है और निकाल भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, ATP को तोड़ रहा है ADP में, यहाँ पे भी ATP को तोड़ रहा है ADP में, और फॉस्फेट को इससे जोड़ दे रहा है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग जब भी होती है एल्डोलेज, एल्डोलेज का काम जोड़ना और तोड़ना दोनों होते हैं। आपको पीछे बता जा चुका है, एल्डोलेज जो है वो जोड़ भी रहा था इन दोनों को, और इसे यहाँ स्प्लिट भी कर रहा है। ठीक है, तो एल्डोलेज ने क्या करा, इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, यहाँ स्प्लिटिंग हुई।
स्प्लिटिंग में ये पहुंच गया 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो काम हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। PGAL बन रहा है PGA में, ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा। 3PGAL 3PGA में कन्वर्ट होना चाहिए था, 3 नंबर पे फॉस्फेट लगी होती, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका मतलब है एक इसको और फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा गया है। यही इसीलिए इसको हमने 2 रिएक्शन कही हैं, 5 और 6। यानी पहले रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, चौथा स्टेप ये, और 5 और 6 कहां हो गए? यही हो गए। समझ में आ गई बात या नहीं? कोई दिक्कत? अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये पहले इसमें, अब एक देखिए यहां से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया। जब अच्छा यहां पे एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है, ध्यान से देखिए, जब एल्डिहाइड एसिड में बदल रहा है तो NaDH बनता है। यहां क्या बनता है? NaDH बनता है। पॉइंट समझ में आ गया या नहीं? वही। अब यहां और ध्यान से देखने वाली बात है, हम इसको नहीं चला रहे हैं, अभी ये रुका हुआ है, ठीक है, रिएक्शन ऐसे भाग रही है, ठीक, इधर वाले की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। यहां कुछ लिखा है, ये रिएक्शन ऐसे ही जा रही है, ठीक। तो अब जब ये यहां से रिएक्शन जा रही है तो एक NaDH बन गया यहां से। अब ये देखिए 1,3 था, यहां से 3 रह गया, यानी 1 नंबर से गायब हुआ, एक ATP यहां से निकल गया। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये 2 फॉस्फो, यहां इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई। फिर यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको वाटर को। फिर यहां पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, देखिए 2 नंबर भी गायब हो गया, अब पाइरुवेट बचा, फिर ATP निकला। तो आप देखिए यहां एक NaDH मिल रहा है, यहां एक ATP मिल रहा है और एक ATP यहां मिल रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद लास्टली यहां पाइरुवेट बन रहा है। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर, ओके सर। अब जरा ध्यान से इस पे हम और फोकस करने जा रहे हैं। एक NaDH हो गया और अब 4 ATP हो गया। हाँ, अब जरा यहां तक तो बात आपको सीधी सीधी समझ में आई, लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है DHAP, इसको भी तो टूटना है, इसमें शायद तो ये आइसोमरेज एंजाइम है, ये फिर इसमें बदल जाएगा, एक ये इसमें बदल जाएगा। तो अभी एक जो यहां से यही रिएक्शन दोबारा से जो चलेगी, यानी कि अब फिर से NaDH मिलेगा, फिर ATP मिलेगा, फिर आपको ATP मिलेगा, मिला, यानी कि पहले एक मिल चुका है, एक बार और मिला, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया गया, यानी कि 2 NaDH, ठीक है, NaDH, 2 ATP इधर और 2 ATP इधर मिल रहे हैं। लेकिन एक ATP इधर और एक ATP इधर यूज हो रहे थे, यानी 2 ATP कंज्यूम हुए यूज और ये हुए 4 ATP। समझ में आई बात या नहीं? जी। तो नेट में 2 ATP हाँ 2 ATP मिले। समझ में आई बात या नहीं? 2 ATP का गेन हुआ। बोलो कोई दिक्कत? इस पूरी रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं? मजा आ गया रिएक्शन में? पूरी रिएक्शन सीक्वेंस से चल रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आपको बस ये याद रखना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट 2, यहां से 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फो से 2 से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं, याद कर लेंगे, तो ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए। एंजाइम की बात कर लीजिए, तो जब कभी ATP लग रहा है, जहां लग रहा है हेक्सोकाइनेज लग रहा है, ठीक है, जहां आइसोमर बन रहा है आइसोमरेज बन रहा है, ठीक है, जहां पे ये टूट रहा है स्प्लिटिंग हो रही है वहां एल्डोलेज लग रहा है, ठीक, बस इतना याद करना है आपको। हाँ, तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस तो खत्म हुआ। अब जरा एक मिनट, यहां नाम हमने आपसे कहे थे ग्लाइकोलिसिस के साइंटिस्ट के, तो यहां साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए। एम्बेडेन मेयरहॉफ पान्स पाथवे,
ये एक कॉमन पाथवे है ग्लाइकोलिसिस किसमें, ये एक कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये कॉमन पाथवे है, ठीक है। दूसरी बात ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोस मतलब शुगर, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग होता है। ईएमपी पाथवे भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्बडेन, मेयरहॉफ और पर्न्स ने ये साइकिल दी थी, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, 1930 में दी थी। इसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ब्रेकडाउन है किसका, ग्लूकोज का, और एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये फर्स्ट स्टेज है। एनारोबिक रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, दोनों में ये ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, एनारोबिकली हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेट में कितने मिल रहे हैं, 2 एटीपी और 2 NADH2 मिल रहे हैं। कब हुई थी? 1930, ठीक है। अब जो आपने काइनेज एंजाइम की बात करी थी, ग्लूकोकाइनेज जैसे बोल रहे थे, पहली स्टेप, इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम की डिस्कवरी मेयरहॉफ ने करी थी, ये पढ़िएगा। इस एंजाइम, हाँ, इस एंजाइम के लिए ये जो डिस्कवरी है किसने करी थी, मेयरहॉफ ने करी थी। हेक्सोकाइनेज अगर प्लांट होगा, अगर देखिए प्लांट और एनिमल दोनों में ये रेस्पिरेशन चल रहा है, प्लांट होगा तो एंजाइम लगेगा हेक्सोकाइनेज, एनिमल होगा तो लग जाएगा ग्लूकोकाइनेज लिवर में, ठीक है। और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस तो दोनों में होगी ही होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। बोलो। यस सर। ठीक, तो ये पॉइंट पकड़ने वाले हैं, इसको जरूरी है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम आराम पढ़ना है, पॉइंट पकड़िए, ठीक। ये ग्लाइकोलिसिस खत्म हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद अब हम लोगों की जो अगली रिएक्शन है वो है क्रेब्स साइकिल। चला लो क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल 10 मिनट की रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल थम के बैठेंगे तो क्रेब्स साइकिल आगे निकल जाएगी। क्योंकि अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, कि आपकी जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन यहां पे जो हमने बताया है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो क्रेब्स साइकिल चलेगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्रेब्स साइकिल के ऊपर काम करने जा रहे हैं, और क्रेब्स साइकिल में जब अगर हमें काम करना है तो भाई साहब थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए चीजें, क्रेब्स साइकिल कैसे चलेगी। तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्रेब्स साइकिल एक क्रेब्स हेंसलीट साइकिल थी, याद है जी? क्या थी? क्रेब्स हेंसलीट साइकिल, जिसे हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो लीवर में चलती है, हाँ। जिससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहां सिर्फ क्रेब्स साइकिल की बात हो रही, क्रेब्स हेंसलीट नहीं। आपने क्या कहा, आपने कहा ये आपका एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेनस है स्ट्रक्चर ये माइटोकॉन्ड्रिया का जी। तो इसमें जो मेम्ब्रेन अंदर वाली है वो अंदर की तरफ धसी हुई है, और ये जो धसी हुई है मेम्ब्रेन, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। ये जो मेम्ब्रेन धसी हुई है, इसमें जो धसे हुए स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर F1 F0 पार्टिकल, क्यूटेनियस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें F1 F0 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये अंदर वाली हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ओके। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन से बना रही है, इन फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन को कह देते हैं क्रिस्टी, और इनके ऊपर F1 F0 पार्टिकल होते हैं लगे हुए। आपने यही क्लोरोप्लास्ट में भी देखे थे, CF1 F0 पार्टिकल थाइलेकॉइड में, इन्हें CF1 CF0 कह देते थे, जिससे वो हाइड्रोजन लीक करती थी। बस वही चीज यहाँ भी हो रही है। वहां C से इसलिए क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थे, CF1 CF0। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं हम मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अंदर ही सारे रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं एक्सेप्ट वन, कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसकी मेम्ब्रेन में होता है ना कि? हाँ, ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, इनर, यही शायद मेजर है ATS में। हाँ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये एक एंजाइम है। बाकी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही मिलेंगे जो क्रेब्स साइकिल चलाएंगे, लेकिन एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मिलता है। ये पॉइंट आपको पकड़ना है। नीट में 2016 में 26 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, बताएंगे कैसे क्या है बाकी चीजें, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज जो था
वो किस में कन्वर्ट हो चुका है बच्चा? पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। वेरी गुड। अब ये पायरुविक एसिड जो है इसको आना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना चाह रहा है ये कन्वर्ट होगा। हाँ, अभी कैसे कन्वर्ट होगा? ये लिंक रिएक्शन होती है, इसे कहीं जोड़ा नहीं जाता, इसे क्रेब्स साइकिल में भी नहीं जोड़ा जा रहा है और ग्लाइकोलाइसिस में। तो एक लिंक रिएक्शन है। क्या और कौन सी रिएक्शन है? ये जो पायरुविक एसिड है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं भाई, यस, पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेंगे। ये एक लिंकिंग रिएक्शन है और इसमें 5 चीजें यूज करते हैं। ठीक है, 5 चीजें यूज करते हैं जिससे ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा। ठीक, वो 5 चीजें क्या हैं? आइए जरा यहाँ गौर से देखें। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है पायरुवेट का एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी यही है। और इसमें जो एंजाइम लगेगा वो एक कॉम्प्लेक्स है और उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत सिंपल सा नाम है जो कि कॉम्प्लेक्स है कई एंजाइम्स का मिला। ये 5 चीजों से मिलकर बना है डीकार्बोक्सिलेज, लिपोइक एसिड, थायमिडिन पायरोफॉस्फेट, ट्रांस एसिटाइलेज और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, इन 5-6 चीजों से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5। क्लियर है? यस सर। डीकार्बोक्सिलेज, लिपोइक एसिड, थायमिडिन पायरोफॉस्फेट, ट्रांस एसिटाइलेज और मैग्नीशियम आयन। लिख दें। आपने कहा यहां क्या क्या लगेगा? डी कार्बोक्सिलेट, थायमिडिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन और ट्रांस एसिटाइलेज, है ना? और ये है क्या? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? इसको कॉमनली हम कह देते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर? इससे होता क्या है? डी कार्बोक्सिलेट का मतलब है ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगी। मेरी बात और जरा हमें एक गौर कराना थी। आपने यही पकड़ लेते हैं इस बात को। यहां पे आपने कहा कि जो आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज कितने कार्बन का है? ग्लूकोज सर 6 कार्बन का कंपाउंड है। और ये पायरुविक एसिड में मिलता है 3 कार्बन का। यस। और ये कितनी बार रिएक्शन हो रही थी? अंदर 2 बार चल रही थी रिएक्शन। तो ये कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का कंपाउंड बन गया। क्लियर? यस सर। इसके अलावा थायमिडिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयन और यहीं पे ही ट्रांस एसिटाइलेज, ये एंजाइम जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऐड कराएगा। इसमें यहाँ कोएंजाइम ए को ऐड कराएगा, इसीलिए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा होगा उसी टाइम पे यहाँ पे NADH निकलेगा। समझ में आई बात या नहीं? एक NADH यहाँ पे भी निकलेगा। ये 2 बार चलेगा तो 2 NADH बन जाएंगे यहाँ पे। ये 2 टाइम्स चलेगा ना यही काम? यस सर। तो यहाँ 2 टाइम्स होगा तो कितने? 2 NADH यहाँ तैयार हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नहीं। ये रिएक्शन कहलाती है लिंकिंग रिएक्शन या लिंकर रिएक्शन। इसे हम क्या कह देते हैं? लिंकिंग रिएक्शन कह देते हैं। ठीक, या कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो ये लिंकिंग रिएक्शन हो गई। ठीक, लिंकिंग रिएक्शन। ठीक है,
बिटवीन किसके किसके बीच में, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था ये कहां आ गया, ये पायरुविक एसिड अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होके यहां आ गया। बोलो कोई दिक्कत? बहुत इजी था। ग्लूकोज ने पायरुविक एसिड बनाया, ग्लाइकोलिसिस चल गई, ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया लिंक रिएक्शन से। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये यहाँ पे प्रेजेंट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बना देगा सिट्रिक एसिड और ये रिएक्शन शुरू हो जाएगी। हम इस रिएक्शन को आगे यहाँ शुरू करेंगे। देखिए आपने कहा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, वो ऊपर से आए, किससे जुड़ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, यस कोएंजाइम ए के साथ में, और ये बना रहा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड, फिर सिस एक्वेटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से ये चलेगा, समझ में? सो बुक में तो सिर्फ मैलिक एसिड की कोई बात नहीं है, अभी हम आपको पूरा दिखाने जा रहे हैं, पूरा इसका हम दिखाने जा रहे हैं। आइए इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। आपने कहा स्टेप एक कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड था। कितने कार्बन का कंपाउंड? 2 कार्बन का कंपाउंड था। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 2 कार्बन और 4 कार्बन मिलकर कितने कार्बन का बन गया? 6 कार्बन का कंपाउंड यहाँ बन गया। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सर जैसे जो बिल्कुल एकदम फर्स्ट रिएक्शन होती है तो उसमें क्या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले से ही होता है? आपके हाँ, उसके अंदर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पहले ही। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने एसिटिक कोएंजाइम ए से रिएक्शन करी, 6 कार्बन कंपाउंड, सिस एक्वेटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, सिस एक्वेटिक एसिड, ठीक है। फिर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड यहाँ पे आता है, यहाँ आता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। फिर यहाँ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर यहाँ सक्सिनिल कोएंजाइम ए, यहाँ क्या जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। समझ में आई बात या नहीं? ये इस तरीके से रिएक्शन चलती है। इसमें जब यहाँ पे ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन रहा होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलती है। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलेगी तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कितने कार्बन का रह गया? 5 कार्बन का कंपाउंड रह गया। और फिर जब यहाँ से सक्सिनिक कोएंजाइम ए बनेगा तो सक्सिनिक कोएंजाइम ए बनने में फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो यहाँ पे ये फिर कितने कार्बन का रह गया? अब ये 4 कार्बन का रह गया। तो इधर वाले सारे 4 कार्बन, इधर वाले सारे 6 कार्बन, बीच वाला ये 5 कार्बन। क्लियर मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान से इस रिएक्शन को यहाँ देखते हैं और मजे लेते हैं। देखिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल का कंपेयर है, बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखिए ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इजीली आपको समझ में आ रही है। हमने आपको बताया था अभी कि सर प्रोटीन का क्या होगा, फैट का क्या होगा और बाकी चीजों का क्या होगा। देखिए जब प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में जैसे एलेनिन ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और पायरुविक एसिड से ये चेन को आगे बढ़ाएगा। फैट्स जो होते हैं उनमें बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए आते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ आ जाएगा और ये इस रिएक्शन में जुड़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं है। आओ अब यहाँ आते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के आगे की बात अब शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से यही तो होती है भाई क्रेब्स साइकिल। आइए ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत ज्यादा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन है नहीं। आपने कहा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये क्या है? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में रिएक्शन करी, बनाया सिट्रिक एसिड जो 6 कार्बन का कंपाउंड है। बोलो इसमें कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब सिट्रिक एसिड के बाद सिस एक्वेटिक एसिड, सिस एक्वेटिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड के बाद ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन जब आप आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बना रहे थे तो यहाँ पे NaDH निकल रहा था। ठीक, पहला NaDH आपका यहाँ निकल आया।
इसके बाद आपने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते ही इसे L5 अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जी सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड बनाना होता है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड में हम कन्वर्जन कर सकते हैं इसको। इसलिए ये कैसा बहुत पाथवे हो गया, एनाबॉलिक पाथवे। ये पाथवे चल रहा है कैटाबॉलिक, और यहाँ फिर से एनाबॉलिज्म हो गई, फिर बन गया। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक दोनों पाथवे एक साथ चल रहे होते हैं रेस्पिरेशन। जब एंटीबॉलिक होता है। हाँ, अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड आगे बढ़ेगा सक्सिनिक कोएंजाइम ए में, तो यहाँ फिर से NADH निकल रहा है। हाँ सर। सक्सिनिल कोएंजाइम ए और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही, तो ये कितने कार्बन का बचा, 4 कार्बन का कंपाउंड बना। ठीक है, अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ निकलता है GDP से GTP। ये GDP से GTP प्लांट्स में और एनिमल्स में जो होता है वो ATP निकलता है। यस सर। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड फिर आता है फ्यूमेरिक एसिड में। जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है तो यहाँ निकल रहा है FADH2। यानी आप GTP को ATP मान सकते हो यस सर। इन एनिमल। ये किसमें होगा, और GTP किसमें होगा, इन प्लांट्स। ठीक है, यस सर। अब ये FADH2 हो गया। अब FADH2 के बाद यहाँ फ्यूमेरिक एसिड बना। फ्यूमेरिक एसिड जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और मैलिक एसिड वापस से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो फिर निकलता है NADH2। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। आप यहाँ से ध्यान से समझ गए इस बात को या नहीं? समझ गया सर। हाँ, फिर से एक बार देख लीजिए, नाम हम यहाँ पढ़ते रहें तेजी से, आपको याद हो जाएंगे, इजीली रिएक्शन याद हो जाएगी, बहुत बड़ी टफ रिएक्शन नहीं है। आपने कहा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, यहाँ हटाते हैं इसको, और ऊपर से थोड़ा देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ एक और चीज के ऊपर भी फोकस करना है। एस्पार्टेट नहीं, एस्पार्टेट नहीं। आपने कहा पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, तो भी तो 2 NADH2 बन रहे थे जी, 2 बन रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात? हम यहाँ एक की बात कर रहे हैं, एक पायरुविक एसिड लेके चल रहा है, ऐसे 2 पायरुविक एसिड बने थे ग्लाइकोलिसिस में, तो उन 2 की बात चलेगी ना। ये हर चीज 2 बार हो रही है। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करी, बनाया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड सिस एक्वेटिक एसिड, सिस एक्वेटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। इजीली है, बहुत आराम से ये रिएक्शन चल जाएगी, दिमाग में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार देखते हैं। आपने कहा कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ग्लूकोज जो था वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ये पायरुविक एसिड आ गया अंदर। कहां आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये किसमें आया? ये पायरुविक एसिड था, और ये पायरुविक एसिड किसमें आ गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए में आ गया। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में जब आया तो यहां से निकल आया NADH। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़े। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्या करा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिला सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड के बाद सिस एक्वेटिक एसिड, सिस एक्वेटिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड, फिर ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। जब ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से हम आइसोसिट्रिक एसिड ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड बना रहा था, तो NADH निकला था। जी। तो ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल पड़ी। ठीक है, ऑक्सैलो से फिर यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक सक्सिनिल कोएंजाइम ए। जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए था तो NADH निकला। सक्सिनिल कोएंजाइम ए से फिर क्या आया? फ्यूमेरिक एसिड, है ना? ATP से नहीं, यहाँ फ्यूमेरिक एसिड आया। हाँ, फ्यूमेरिक एसिड जब आया तो यहाँ GTP बना। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बना, सक्सिनिक एसिड से फिर फ्यूमेरिक एसिड बना। फ्यूमेरिक एसिड जब बनना था तब बनना था FAD। यहाँ क्या बना है? FADH। और फ्यूमेरिक एसिड से बना मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से जब फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना तो फिर निकला NADH। समझ में आई बात है? यानी एक NADH ये बना, एक बना, दूसरा NADH ये बना, 2 बने, तीसरा NADH ये बना, 3 बने, चौथा NADH ये बना, 4 बने। 4 NADH मिल रहे हैं, और एक NADH से कितने? 3 ATP। आप यहाँ देखिए, इससे 3 लगा के यहाँ ले आया गया है 3 ATP, यहाँ 3 लगा के बना दिया गया है 3 ATP,
यहाँ तीर लगा के बना दिया गया है 3 एटीपी और यहाँ तीर लगा के बना दिया गया 3 एटीपी। चार NADH से 3 एटीपी हो गए। बोलो कोई दिक्कत? अब FADH2 जो होता है आगे देखा जाएगा कि FADH2 से 2 एटीपी निकलते हैं। तो यहाँ लिख दिया है FADH2 से 2 एटीपी और जहां GTP था वो खुद 1 एटीपी के बराबर होता है, तो यहाँ 1 एटीपी बन गया। टोटल कितने हुए? 15। यहाँ कितने एटीपी हो गए? 15 एटीपी हो गए और 2 बार साइकिल चलेगी, और चूंकि ये साइकिल 2 बार चलेगी तो 15 गुणा 2 यानी 30 एटीपी कंप्लीट यहाँ हुए। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। और इससे पहले जब हमने ग्लाइकोलिसिस की बात करी थी, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में हमने कहा 2 एटीपी बने थे नेट में और 2 NADH थे। 2 NADH का मतलब 6 एटीपी इससे मिल जाएंगे, यानी 8 एटीपी इससे मिल गए। 8 एटीपी यहाँ और 30 यहाँ, टोटल कितने? 38 एटीपी हो गए। यही हमने आपको बताया था कि 38 एटीपी होते हैं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं है। समझ में आ गया पूरा या नहीं आया? इजी था? यस सर। हमने 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करा दिया, नहीं हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा बैक करके, फिर से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नाम याद करना जरूरी है, कब कौन सी चीज निकल रही है ये याद करना जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से उठ जाता है कि कब एटीपी निकल रहा है, कब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जब आपने कहा आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बदलता है, पहला एटीपी यहां निकला। दूसरा आपने कहा जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिल कोएंजाइम ए बन रहा है, दूसरा NADH यहां निकला। तीसरा NADH निकल रहा है जब आपने कहा मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और चौथा या पहला अगर इसे माने तो पहला ये है, तो ये निकल रहा है पायरुविक एसिड से एस्टर कोएंजाइम ए बनने में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। 4 ये जो बने 4 3 12, तो यही हो गए। FADH2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FADH2 क्यों? क्योंकि यहां सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां लग रहा है। सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में डिहाइड्रोजिनेट कर रहा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स आएगा। याद रखिएगा मेरी बात। अभी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें आपको यहीं पे ये कॉम्प्लेक्स मिल जाए, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन एक साथ मिलकर चलेंगी। अभी फटाफट खत्म हो जाएगी, 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगले 10 मिनट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम खत्म और ये टॉपिक आधे से ज्यादा खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए बस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या कर रहा है? सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्जन दे रहा है और FADH2 निकालता है। यहां FADH2 निकलता है और सक्सिनिक को एंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड जब बन रहा है तो सक्सिनेट थायोकाइनेज होता है, उसको छोड़ दीजिए। यहां सक्सिनेट को एंजाइम ए से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो GTP निकलता है। ठीक है, GTP इज जस्ट लाइक ATP। देखिए होता क्या है, GTP जो होता है वो भी ATP बनाएगा। यहां ADP था, GTP ने अपने आप को GDP में कन्वर्ट किया और ATP को वो फॉस्फेट दे दिया। समझ में आई बात या नहीं? इस तरह से ये एनिमल्स में ये बात आ सकती है। ठीक है, चलो इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो यहां तक हम रख रहे हैं। इसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि कौन कितने एटीपी कैसे दे रहा है, कहां क्या बन रहा है। ये सब पूरे चार्ट्स आपके पास रिटन में होना चाहिए, नोट्स बना लीजिएगा इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है वो हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ देख लीजिए सारी चीजें यहाँ लिख दी गई हैं कि कितने कितने कब कब एटीपी कहां से निकले। 38 एटीपी और 36 एटीपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इतने में आज के लिए उस तरह ही उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। समरी एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चीजें हुई। ठीक, ये सिंथेसिस एटीपी मॉलिक्यूल की कहां कहां हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बाकी बची हुई चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।